नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि श्रीलंका जो है वो कैसे ऐसी स्थिति पर पहुंच गया है जहां पर ये समझने वाली बात है कि क्या वो कंगाल हो जाएगा या बच पाएगा। तो एक एक करके हम सारी बातों को आपको समझाएंगे और ये भी समझाएंगे कि चाइना के इस कर्ज के जाल में वो फंसा कैसे, और चाइना क्या इसी तरह के डेट ट्रैप और भी देशों के साथ चला रहा है क्या। आज इन सभी बातों पे चर्चा होगी। तो जल्दी से आप सभी लोग सेशन को दूसरे लोगों तक भी पहुंचा दीजिए और हम लोग क्लास की ये जो जानकारी है वो अन्य लोगों तक भी पहुंचा पाए। ताकि तो ये देखिए, आप देख रहे हैं यहां पर लिखा है कि श्रीलंका बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि श्रीलंका जो है वो उसकी स्थिति यहां तक पहुंच गई कि क्या वो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। हमें ऐसे देश की बात कर रहा हूं जिस समय श्रीलंका में पेट्रोलियम पर 85% ज्यादा प्राइसेस बढ़ गई है और जहां पर बाजार की जो महंगाई है वो 14% ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये जो इन्फ्लेशन के रेट अचानक से बढ़ गए और क्या ऐसी दिक्कत आई कि श्रीलंका का जो समय रहा वो इतना खराब हो गया। आइए मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। पहले आप इस वर्ल्ड मैप को देख लीजिए। मैं आपको वर्ल्ड मैप से लाते लाते श्रीलंका तक ले आऊंगा। तो वर्ल्ड मैप में आप चीजों को पहचान ही रहे होंगे। ये आपका प्यारा सा भारत है, ठीक है, और ये रहा श्रीलंका। मैं ये वर्ड मैप इसलिए दिखा रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान रखना है इस वाले पे जो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, जिसे हम लोग चाइना कहते हैं। ये श्रीलंका का मैप है ना। आप देख रहे हैं कि ये जो है भारत से पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है। ये गल्फ ऑफ मन्नार है इधर, ठीक है, और ये पाक स्टेट है। तो इससे जुड़ा हुआ ये भारत से है और ये पूरे श्रीलंका का एक पॉलिटिकल मैप है। आप यहां पे देखेंगे तो इसकी कैपिटल यहां पे है। श्रीलंका के मैप को अगर आप देख चुके हो तो थोड़ा सा हंसते और मुस्कुराते हुए इस व्यक्ति को देखिए। ये जितने प्रश्न इसमें दिख रहे हैं ये बार बार पानी पी करके भारत को ही गाली देते आए हैं। जब से इनकी सरकार बनी है ये लगातार भारत को अच्छे खासे तरीके से गाली इसलिए दे रहे थे कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये चाइना के साथ अच्छे संबंध बना करके जो है वो बहुत आगे निकल जाएंगे और इन्हें भारत जैसे पड़ोसी देशों की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आज श्रीलंका इस कदर इस स्थान पर पहुंचा है तो ये दोनों भाई जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनकर जो बैठे हुए हैं ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे। तो आपने इनको भी देख लिया, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को, ठीक है। महिंद्रा राजपक्षे इनका नाम है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे चल के बड़ी महत्वपूर्ण बातें होंगी। और ये इमेज दिखाती है कि महिंद्रा राजपक्षे भारत से भी पॉलिटिकल रिलेशन रखते हैं चूंकि पड़ोसी हैं, लेकिन इनका ज्यादा जो झुकाव है वो इस व्यक्ति की तरफ है, शी जिनपिंग अर्थात चाइना। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो शी जिनपिंग है वो बिना स्वार्थ के जो है वो मदद करेंगे। भाई चाइना के बारे में जो भी जानता है वो समझता है। ये कैसे मूर्ख रहे कि इनको समझ में नहीं आया कि चाइना जो है वो फ्री में कुछ भी नहीं देगा और निश्चित तौर पर वह जो कि अर्थ मतलब कि व्यापार के लिए अपने व्यापार को सर्वोपरि मानता हो, जो अपने यहाँ डॉलर तक को कंटेन करके रखता हो, अपनी मुद्रा के आधार पर डॉलर के नियम, डॉलर की प्राइस को तय करता हो, जो अपने यहाँ की इकोनॉमी अपने हिसाब से चलाता हो, जहां पे गूगल अपने नहीं बल्कि वहां का स्वयं गूगल चलता हो, जहां पर पॉलिसीज जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट हो कि आप गूगल पे क्या सर्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये वो लोग डिसाइड करते हो ना। छोटा नॉर्थ कोरिया कह दीजिए। तो ऐसे स्ट्रिक्ट जगहों पर जहां पर चाइना केवल सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो कैसे इनको लगा कि इनकी मदद करेगा। हालांकि क्या पूरी कहानी है आइए मैं आपको बताता हूं। ये इन भाई साहब को देख लीजिए जिनके बारे में बता रहा था अभी, ड्रैगन मतलब चाइना, ठीक है। ये चाइना का एक चित्र है, ड्रैगन भी बना हुआ है और जिसमें ये काफी लोगों को अपने ट्रैप में कहीं ना कहीं ले रहा है। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। ये कुछ चित्र भी है, देखो चाइना पूरे के पूरे ग्लोब पर ये कब्जा करना चाहता है किस तरीके से, और कई लोगों को तो बांध रखा है ना। इनमें बहुत सारे देशों के नाम है और ये देखो श्रीलंका भाई साहब भी इसमें रगड़े गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आज ये तो कल केन्या, म्यांमार, पाकिस्तान ऐसे लोग भी इस वीडियोस में हम आपको पढ़ाते हुए रहे कि ये भी कंगाल होने की स्थिति में है। मैं चाइना की आइडियोलॉजी समझाता हूं। चाइना का एक नियम है जिसे बोलते हैं डेट ट्रैप पॉलिसी। डेट मतलब कर्जा, यहां से ये वाली स्पेलिंग है डेट ट्रैप ना।
तो चाइना क्या कहता है, इसके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो पैसे ज्यादा हैं तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है एक सड़क बना देते हैं। ऐसा नहीं भाई साहब कि आपकी सुविधा बेहतर हो जाए, इसलिए कि वो ये चाहते हैं कि सड़क भी बनाएं और उससे फिर इनकम भी कमाई जाए। तो ये एक्चुअली करते क्या है, तो ये इन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसे आप OBOR कहते हैं, आज उसे BRI के नाम से जानते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव ना। लेकिन ये OBOR क्या है, देखिए एक सड़क ये आप देख रहे होंगे चाइना से ऐसे 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 स्थल मार्ग से होते हुए यहां पर जाती है, और एक यहां पर देख रहे होंगे कि ये इस जल मार्ग से होते हुए ऐसा, और इसी के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे बंदरगाह बनाने की बात इन्होंने कर रखी है जल मार्ग में। तो ये पूरा इनिशिएटिव जो है वन बेल्ट का मतलब स्थल मार्ग से जो गया है इसे बेल्ट कहते हैं, और ये वन रोड का मतलब है ये जो जल मार्ग से जो सड़क बन रही है, स्ट्रिप बन रही है, इसे वन रोड कहते हैं। तो चाइना का ये पूरा का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। और चाइना ये वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव क्यों कर रहा है और कैसे लोगों को डेट ट्रैप में फंसाता है, आइए समझते हैं। तो भाई ये जाता है छोटे देशों के पास या ऐसे देशों के पास विश्व में जिनके पास बहुत संसाधन नहीं है, उनके पास जाकर के कहता है देखो हम तुम्हारे यहां अपने पैसे से क्या बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, या तुम्हारे पैसे से अपने तुम्हारे यहां अपने पैसों से बनाएंगे एक पोर्ट। तो वो देश कहेगा भाई क्यों, तो कह ऐसा ही, मतलब हमारे पास पैसे हैं तो हम तुम्हें दे देंगे, तुम उससे कमाना और फिर कमा करके हमारे पैसे वापस कर देना। तो यह जो है वहां पर पैसे देकर के अपने पोर्ट बना देता है। पोर्ट के साथ साथ कई एक गरीब देशों में तो यह जो है वो अपनी गैस पाइपलाइन भी बिछा देता है। जरा सा सोच के देखिए, पोर्ट बनता है तो वहां पे सारी टेक्नोलॉजी चाइना की जाती है, यहां तक कि जो वर्कर भी जाते हैं वो भी चाइनीज ही जाते हैं। और यही नहीं, यहाँ पे जितनी स्टील लगनी है, आयरन लगनी है, वो सब कहां से आएगा, वो सब भी चाइना से आएगा। एक तरीके से उसने आप पर जो ये एहसान किया उससे उसने ट्रेड बेनिफिट ले लिए। मतलब कि एहसान क्या, ये सारे पैसे ब्याज के साथ तो तुम्हें वापस ही देने पड़ेंगे एक दिन ना, लेकिन वो चाइना का लोहा खपत हो गई, वहीं से मजदूर आए, इतना बड़ा सा देश, और इतने बड़े से देश में उसने ऐसे लेबर या फोर्स डिप्लॉयमेंट रख रखे हैं ना कि मतलब वो दूसरे देशों में भी अपने लोगों को भेज करके ये सब बनवा दे रहा है। ठीक है, अच्छा चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ये रिफाइनरीज है, दूसरे देशों में जाकर के कहता है अपने पैसे से रिफाइनरीज बना देंगे और आप वो पैसा मुझे बाद में कर्ज के रूप में, मतलब कर्ज के रूप में ले लो, बाद में मुझे ब्याज सहित वापस कर देना। ऐसे बहुत सारे काम वो करता है, और उसके पीछे उसका उद्देश्य जो होता है वो बहुत खतरनाक है। उसका उद्देश्य खतरनाक ये है कि वह कई देशों को तो इतना ज्यादा लोन दे चुका है कि वह उसकी जीडीपी से भी ज्यादा हो चुका है। मतलब कि जीडीपी मतलब प्रति वर्ष आपके पूरे भौगोलिक क्षेत्र में जितना भी पैसे का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, इन एंड आउट होता है, उस पूरे अमाउंट से ही ज्यादा लोन आप ले चुके हैं। तो भैया लोन आपने ले रखा है तो ब्याज भी उसका देना पड़ेगा। इसका मतलब जब तुम्हारी जीडीपी ही वर्ष में उतनी नहीं होती है तो क्या कभी संभव हो पाएगा कि आप उसके ब्याज सहित पूरे पैसे को चुका पाए? बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसा बहुत सारे देशों के साथ हो गया है। इसी चक्कर में फंस गए हैं भाई साहब हमारे श्रीलंका जी। ये श्रीलंका जो फंसे हुए हैं, ये इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि चाइना की डेट टूल में फंस गए हैं। चाइना का डेट टूल कहता क्या है कि ले जाओ अपने पैसे को वहां पे इन्वेस्ट करो, फिर उनसे स्टील का, लोहे का, इससे अपना व्यापार भी बना लो और उनके ऊपर जो है एक लोन भी बना दो। तो भाई एक पोर्ट है जिस पोर्ट का नाम है श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने श्रीलंका सरकार से मिलकर के अपने पैसे लगा करके वहां पे बना दिए और कहा कि ये पैसे आप मुझे वापस कर दीजिएगा। ऐसे करके बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट श्रीलंका में लगाए और उसके बाद उससे जब, अब देखो भाई लोन आज लोगे तो आज तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि जो ब्याज देने होंगे वो 1 वर्ष बाद देने होंगे। तो भैया ये जो हंस रहे थे अभी देखो थोड़े से नाराज हो चुके हैं ना, आगे आते आते अभी बहुत सारे नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने चाइना से ये अग्रीमेंट कर तो लिया, तो चाइना से एग्रीमेंट करने के बाद जब पैसे देने की बात आई तो कितनी समस्याएं हैं, या ये समझते हैं। भैया डेट श्रीलंका का वर्तमान समय में जो है उसकी जीडीपी का 80% है, ब्याज अगर जोड़ दोगे तो
तो यह ब्याज बढ़कर के कितने परसेंट, 100 या उससे ज्यादा परसेंट हो जाएगा। मतलब कि पूरे साल अगर श्रीलंका कमाए और इसी पेस पर कमाए, उसके बाद भी वो जो है केवल और केवल चाइना का उधार चुका पाएगा। वर्तमान जो कुल उसके पास डेट है 80%, मतलब उसको जब अमाउंट में कन्वर्ट किए जाए तो लगभग 26 बिलियन डॉलर का कर्जा उसके ऊपर है। अच्छा चलो, 26 बिलियन डॉलर का कर्जा होगा वो अलग बात है, लेकिन अभी 2022 में कितना देना है, तो 2022 में उसे 7.6 बिलियन डॉलर उसे चाइना को चुकाना है। आप कहोगे भाई तब कौन सी दिक्कत है, 26 बिलियन डॉलर है, साथ ही चुकाना है। समस्या है भाई साहब, क्योंकि इनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, मुद्रा भंडार है, वो 1.5 बिलियन डॉलर ही बचा हुआ है। मुद्रा भंडार जब 1.5 बिलियन डॉलर बचे और आपका कर्जा आपको इसी वर्ष जो देना है वो 7.6 बिलियन डॉलर देना होगा, तो आप एक तरह से दिवालिया होने की स्थिति में आ जाएंगे। और श्रीलंका के हाल वर्तमान समय में यही है, ठीक है ना। तो इस समय श्रीलंका उस एक वर्ष के कर्जे को भी देने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। श्रीलंका के ये हालात हुए क्यों, तो सबसे बड़ा जिम्मेदार जो कारक रहा वो कोरोना वायरस रहा। कोरोना वायरस ने क्या कर दिया, वहां के टूरिज्म को पूरी तरह से खत्म कर दिया। श्रीलंका के लिए टूरिज्म सबसे बड़ा आय का स्रोत था, लगभग 10% जो था वो आय वहां के टूरिज्म से होती थी। 10% दिखने में जीडीपी का बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जैसे भारत में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो काम करती हैं, और जैसे मैं उदाहरण के लिए महिंद्रा ले लूं, टाटा ले लूं, तो ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पूरे भारत भर में काम करती हैं, विभिन्न प्रोडक्ट में काम करती हैं, उसके बाद भी ये जीडीपी का 5% ही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो टूरिज्म वहां का 10% कंट्रीब्यूट करता था, जो कि कोरोना वायरस की वजह से समाप्त हो गया। श्रीलंका जो प्रमुख फेमस है वो चाय बनाने के लिए फेमस, चाय बनाने नहीं मतलब चाय के उत्पादन के लिए फेमस है। ऐसा नहीं कि वो हमसे ज्यादा चाय उत्पादन करता है, लेकिन हम लोग जो हैं वो चाय जितनी उत्पादन करते हैं उतना खपत भी कर लेते हैं ना। याद करो आपके घर कितनी बार चाय बनती है, तो ऐसे भारत में हर जगह चाय बनती है। तो चाय का उत्पादन के साथ खपत भी हमारे यहाँ ज्यादा है, लेकिन उसके यहाँ उत्पादन ज्यादा है लेकिन खपत कम है। तो इसकी वजह से वह बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना, वो क्या कहते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका चाय के लिए जो है वो फेमस है। उसके और भी उद्योग है, कॉटन टेक्सटाइल भी हैं, लेकिन मेन जो जीडीपी और उसका जो मार्केट था वो कोरोना वायरस की वजह से ध्वस्त हो गया। इतना ज्यादा परेशानी हो गई, इतने ज्यादा समस्या हो गई कि उसके पास एम्बेसी क्राइसिस तक आ गई। एम्बेसी क्राइसिस का मतलब है कि आपको याद हो कि प्रत्येक देश दूसरे देश में अपने एम्बेसडर भेजता है, अपने राजदूत भेजता है, जैसे उन दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे बने रहे। इनको भैया अपने राजदूत को ना वापस बुलाना पड़ा। ये कुछ वैसे ही हाल है जैसे किसी बच्चे को किसी दूसरे शहर में पिता अथवा उसका परिवार भेजता है, और जब बाद में घर में पैसों की समस्या हो जाती है तो बोलता है भाई वापस चले आओ, अब हम तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे, अथवा अपना देख लो फिर वहां रह करके। तो ये ऐसा तो कह नहीं सकते कि भाई अब वहां गए हो वहीं पे देख लो। तो इन्होंने अपने जो राजदूत थे उन्हें वापस बुला लिया। तो वापस कहां कहां से बुलवा लिया, साइप्रस से बुलवा लिया कि बेटे वापस चले आओ, हम तुम्हारा पैसा नहीं देख पाएंगे, उतना खर्चा देने का पैसा हमारे पास नहीं है, अभी अभी तो कर्जा ही दे ले उतना ही काफी है। तो ये तीनों देशों से इन्होंने एम्बेसी के एम्बेसडर को वापस बुला लिया। तो ये एक देश के लिए बहुत बड़ी क्राइसिस का समय है कि इसका मतलब उसकी अर्थव्यवस्था बहुत परेशान है। आप कह रहे हो कि अर्थव्यवस्था अगर ऐसी समस्या हो जाए तो क्या कोई देश आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, क्या वो खत्म होगा या उसको उपनिवेश बना लिया जाएगा? तो भाई ऐसी स्थिति हमारे भारत में भी हो चुकी है। आप याद करिए 1990-91 के हाल, ठीक है, जब हमारे वित्त मंत्री जो थे मनमोहन सिंह जी थे, और उस समय भारत के पास भी मात्र कुछ ही दिनों का फॉरेक्स रिजर्व खर्चों के लिए बच रखा था, और तब जाकर के हम जो है वो आईएमएफ से कुछ मदद लेते हैं और आईएमएफ की मदद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको यह बताता हूं कि श्रीलंका के पास भी या किसी देश के पास जब वो कंगाल होने की स्थिति में होता है तो कौन सा विकल्प बचता है। तो भैया आप दो संस्थान को देख रहे हैं, एक तो वर्ल्ड बैंक देख रहे हैं जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट होता है, जिसे हम IBRD बोलते हैं, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। वर्ल्ड बैंक का जो नाम है ओरिजिनल वो IBRD है, ठीक है। तो यह भी पैसे देती है किसी भी देश को उसके डेवलपमेंट के लिए, लेकिन भाई साहब ये कठिन समय में नहीं देती कि जैसे तुम कंगाल हो गए हो तो लो तुम हमारा भी पैसा उड़ा करके कंगाल। देखो तुम्हारा देश अगर बहुत तेजी से अच्छे से चल रहा हो
तो वर्ल्ड बैंक पैसा देती है कि और ग्रोथ करो ना। और वर्ल्ड बैंक जब पैसा देती है तो बहुत कम दाम पे देती है, ब्याज कम होता है और इंटरफेयर नहीं करती कि इस पैसे को कैसे लगाओगे। तो जब स्थिति बेहतर होती है तब तो वर्ल्ड बैंक मदद करती है, लेकिन जब स्थिति बेहतर नहीं होती, भाई जैसे पता लगे कि तुम्हारे पास 100 रुपए के कर्जे हैं, तुम 50 रुपए वर्ल्ड बैंक से लोगे और ले जाकर के उसे दे दोगे, तो वर्ल्ड बैंक को यह पता है कि तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है, पैसे वापस नहीं करोगे, तो वर्ल्ड बैंक फिर ऐसी सिचुएशन में मदद नहीं करता है। तो जैसे भारत की वर्ल्ड बैंक ने मदद नहीं करी थी, वैसे ही देखा जाए तो श्रीलंका के लिए भी वर्ल्ड बैंक के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब बचते हैं भाई साहब ये आईएमएफ, जिसे आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं। ये मदद तो करते हैं, लेकिन मदद करने के साथ साथ अपनी शर्तें भी रखते हैं कि ठीक है हम तुम्हें पैसा देंगे, लेकिन फिर तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे। जैसे भारत की जब इन्होंने मदद की थी तो इन्होंने कहा था कि भाई तुम्हें प्राइवेट प्लेयर्स के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे, और तब हमारी सरकार को एलपीजी की स्कीम लानी पड़ी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति हमें अपनानी पड़ी थी। तो वैसे ही श्रीलंका को आईएमएफ जो है वो पैसा दे सकता है, लेकिन विद कंडीशन, शर्तों के साथ। ठीक है, शर्तों के साथ का मतलब है कि जब ये बेल आउट, देखो ये सिरिंज लिया हुआ है, इसका मतलब ये अर्थव्यवस्था, यहाँ पे इकोनॉमी है, और इकोनॉमी को सिरिंज लगाने का एक काम करता है, उसका नाम है बेल आउट पैकेज। बेल आउट पैकेज कौन देता है? आईएमएफ के द्वारा दिया जाता है, और यह कुछ शर्तों के साथ कि कहां इन्वेस्ट करोगे, कैसे चीजों को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, तो एक तरीके से आईएमएफ जब मदद करता है तो वह चीजों को, अर्थव्यवस्था को हाईजैक कर लेता है कि अब तुम्हें अर्थव्यवस्था हमारे हिसाब से चलानी पड़ेगी। तो श्रीलंका की अगर स्थिति यह इतनी बुरी बनी हुई है, तो उस स्थिति के पीछे जो जिम्मेदार हैं वो वहां के प्रतिनिधि हैं, उनकी पॉलिसीज है। भाई आपको पता एक चीज और होगा कि हमने अपनी ऑयल रिफाइनरी भी एक श्रीलंका में खोल रखी है। आप कहोगे भाई जब ये पानी पी पी करके प्रधानमंत्री भारत को गाली देते हैं श्रीलंका के, तो ऐसा क्या कारण है कि हमने ऑयल रिफाइनरी वहां पे बना रखी है? तो ऑयल रिफाइनरी क्या, ऑयल स्टोरेज है, हमारा गोडाउन टाइप का है कि हम वहां पे तेल को रिजर्व, ऑयल रिजर्व है, वहां पर बना के रखे हुए हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमसे बहुत बड़ी दुश्मनी है। हम प्रयास करते हैं कि पड़ोसी देश हमारा हमसे बेहतर तरीके से जुड़ा रहे, लेकिन जब कभी कभी किसी का जब दिमाग काम ही नहीं करता है और वो कहीं और जाना चाहता है, उसे चाइना के लुभावने वादे अच्छे लगते हैं, तो उसकी दशा ऐसी ही हो जाती है। तो श्रीलंका के हालात कैसे सुधरेंगे, अब ये तो आईएमएफ के द्वारा दिए गए शर्त और उसके द्वारा दी गई मदद से निर्भर हो सकता है। तो आशा करते हैं कि वो चीजें सुधर जाएं और बेहतर हो जाएं। ये पूरी श्रीलंका की क्राइसिस रही, आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, क्यों चाइना के डेट ट्रैप में श्रीलंका फंस गया और कैसे वो कंगाल होने की स्थिति में आया हुआ, और कैसे कोई देश जब कंगाल होता है तो उसके लिए विकल्प कौन कौन से बने होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।